स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडस्पोर्ट एंड एनालिसिस में। तो चाइनीज H-20 स्टेल्थ बॉम्बर का हिमालयन बॉर्डर पर इजी पेनिट्रेशन थ्रेट इंडिया के लिए सीरियस है। जैन H-20 बॉम्बर अपनी पहली उड़ान के करीब जा रहा है, जो कि एक डिकेड से ज्यादा समय से डेवलपमेंट में है। ये चाइना का पहला डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा और अब चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि नो बॉटलनेक्स, ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। अब कुछ महीने पहले यूएस ने अपने B-21 रेडर को लो रेट प्रोडक्शन में शामिल होने का ऐलान किया। एक अननेम्ड यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने दावा किया कि चाइना का स्टेल्थ बॉम्बर कई इंजीनियरिंग डिजाइन इश्यूज का सामना कर रहा है और शायद अमेरिकन बॉम्बर्स के जितना भी अच्छा नहीं होगा। लो ऑब्जर्वेबिलिटी के इश्यूज है, एरो इंजन और एडवांस्ड एवियोनिक्स से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं हैं। ये बॉम्बर टेक्नोलॉजिकली B-2 या B-21 से बहुत पीछे है, ये अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना है। तो ये H-20 न्यू बॉम्बर चाइना के एडवांस्ड एरियल मिसाइल्स के साथ कंबाइंड है, जो चाइना को वेस्टर्न पैसिफिक और हिमालयन में बेटर पेनिट्रेशन प्रोवाइड करेगा। ये बॉम्बर यूएस और रशिया के साथ न्यूक्लियर ट्रायड का इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। अगर हम चाइनीज बॉम्बर्स की बात करें तो PLA एयरफोर्स ने 1965 से लेकर 2011 तक के दौरान हंड्रेड्स ऑफ इल्यूशन 28 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें से 300 H-5 वेरिएंट का लाइसेंस मिला, लेकिन 2011 तक सारे इल्यूशन 28 रिटायर हो गए हैं। तो चाइना ने डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। दोस्तों, ये जो जैन H-20 है, इसका डेवलपमेंट चाइना के लिए एक अहम कदम है। ये सबसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर से प्रोजेक्टेड है और ये चाइना की पहली डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी है, विच वाज रिवील्ड इन सितंबर 2016। उम्मीद है कि H-20 एक फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा जिसमें लगभग 10 टन तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स रखने की कैपेबिलिटी होगी और ये कम से कम 8500 किलोमीटर तक की दूरी तक जा सकता है। लेकिन H-20 के स्टेल्थ एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सूट की क्वालिटी अभी भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। अगर H-20 की पहली उड़ान 2025 में हो जाता है तो ये 2030 से पहले शामिल नहीं किया जाएगा और कॉम्बैट रेडी बनने में एक और डिकेड लगेगा। अब अगर करंट यूएस बॉम्बर्स की बात हम करें तो अमेरिका के पास ट्रेडिशनली एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट रहा है। उन्होंने 1952 से बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस का लगभग 758 इंजन बॉम्बर्स बनाए एंड द एयरक्राफ्ट विल कंटिन्यू टू फ्लाई वेल पास्ट 2050। और उनके पास 1973 से रॉकवेल B-1 लैंसर स्विंग विंग सुपरसोनिक बॉम्बर्स के और 100 बॉम्बर्स 45 B-1Bs अभी भी सर्विस में हैं और 2036 के बाद सर्विस से रिटायर हो सकते हैं। और उनके नॉर्थरॉप ग्रुमन B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान 10 नवंबर 2023 को ली थी, जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर प्रोग्राम का हिस्सा भी है। कुछ लोग B-21 को वर्ल्ड्स फर्स्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बता रहे हैं, जिसमें जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को प्लेटफॉर्म के बीच में शेयर करने के लिए। और यूएस एयरफोर्स का अगला कदम अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम से एक न्यू लॉन्ग रेंज फाइटर हासिल करना है, जो B-21 को एनिमी टेरिटरी में सहायक बनाएगा। ये B-21 बिना रिफ्यूलिंग के 4000 किलोमीटर तक की उड़ान कर सकता है। तो ये हो गई यूएस बॉम्बर्स की बात। अब आइए हम थोड़ा करंट रशियन बॉम्बर्स की ओर भी बढ़ते हैं। इनका टुपोलेव Tu-90 बियर एक 4 इंजन टर्बो प्रॉप पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और मिसाइल प्लेटफॉर्म है, जिसने 1952 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और इसके लगभग 500 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। इसे पहली बार कॉम्बैट में 2015 में इस्तेमाल किया गया। इससे रशियन एरोस्पेस फोर्सेस में कम से कम 2040 तक की सर्विस की उम्मीद है। इसके अलावा रशिया टुपोलेव Tu-22M बैकफायर सुपरसोनिक और टुपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक सुपरसोनिक भी रखता है। और इसके अलावा टुपोलेव पाक-डा एक नेक्स्ट जनरेशन रशियन स्टेल्थ सबसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो अंडर डेवलपमेंट में है और धीरे धीरे वो टुपोलेव Tu-95 को रशियन एयरफोर्स में रिप्लेस कर देगा एंड इट्स टारगेटेड टू एंटर सर्विस बाय 2027। अब वापस आते हैं और H-20 ऑपरेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर का डेवलपमेंट साथ ही चाइना के सबमरीन और बढ़ते हुए स्लो लॉन्चड न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ 3 डेस्परेट सिस्टम्स का न्यूक्लियर ट्रायड पूरा करेगा and will elevate China to the same level of capability as the United States and Russia। ये बॉम्बर सेकेंड आइलैंड चेन के अंदर और उसके बाहर यूएस टारगेट्स को थ्रेट दे सकता है, जो कि यूएस मिलिट्री बेसिस को शामिल कर सकते हैं।
लेकिन मेनलैंड यूएस को निशाना बनाने के लिए इसको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर देर से पता चले तो ये हिमालय के पार उड़ान भर सकती है और इंडिया के टारगेट्स को थ्रेट दे सकती है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस और प्रायोरिटीज हैं। दोस्तों, आज दुनिया को एक स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का सामना है जो शायद कोल्ड वॉर ईयर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। रशिया खोई हुई स्ट्रैटेजिक स्टैंडिंग को रिगेन करने की कोशिश कर रही है। चाइना यूएसए को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है कई मामलों में, और वेरियस एरियाज में उसने उसे सरपास भी किया। लार्ज बॉम्बर्स मेनली हैवियर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को भारी संख्या में ले जाने के लिए होते हैं। स्टेल्थी डिजाइन से ग्रेटर पेनिट्रेशन संभव होगा। ये एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर डिफेंस मिसाइल्स के साथ होंगे। ये फ्यूचर बॉम्बर्स पावरफुल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के लिए कैपेसिटी रखते होंगे। यही एक वजह है कि 3 मेजर पावर्स ने न्यू बॉम्बर्स का डेवलपमेंट जारी रखा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स आज भी अथोराइज्ड 42 के मुकाबले 31 विज फाइटर स्क्वाड्रॉन में कमी का शिकार है। आईएएफ के लिए फंडिंग का फर्स्ट प्रायोरिटी फाइटर स्क्वाड्रॉन्स बना है। आज जो 3 देश बॉम्बर्स चला रहे हैं उनके पास इंडिजिनियस प्रोडक्शन और स्पेयर बैकअप है। दोस्तों, इंडिया को अभी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में मास्टर स्टेल्थ हासिल करनी है। अगर हम देखेंगे तो आईएएफ ने कभी भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को एक्वायर करने की जरूरत महसूस नहीं की है, क्योंकि करंट ऑपरेशनल टास्क्स, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एक्विजिशन एंड ओवरऑल फंडिंग स्टेटस के कारण। ये हम जानते ही है कि एक स्टेल्थ बॉम्बर आमतौर पर एक स्टेल्थ फाइटर से लगभग 6-8 टाइम्स महंगा होता है। अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले तक चाइना भी एक स्टेल्थ बॉम्बर अफोर्ड नहीं कर सका, इसीलिए ये अपने न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए डोंगफेंग के सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स पर डिपेंडेंट था। उसी तरह इंडिया के पास उसका अग्नि सीरीज है। हालांकि सबसे लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च के बाद आसानी से पता लगाया जा सकता है, और अनलाइक बॉम्बर्स ये एक सिंगल यूज वेपन्स होते हैं। दोस्तों, आजकल न्यूक्लियर स्ट्राइक मिशन भी फाइटर बॉम्बर्स द्वारा कराए जा सकते हैं। इंडिया के केस में Su-30 Mk1, मिराज 2000, जैगवार और राफेल सभी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी रखते हैं। अब सवाल है कि क्या इंडिया के फाइटर बॉम्बर्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स बॉम्बर्स के स्टैंड पर टिकती है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखिए, इंडिया और चाइना दोनों ही बड़े देश हैं, इसलिए इंडिया के लिए अपना एक बॉम्बर रखना जरूरी हो सकता है। ये बॉम्बर्स लैंड अटैक और एंटी शिप के रोल के लिए लार्ज कॉम्प्लीमेंट में क्रूज मिसाइल्स को ले जा सकते हैं, और ये इंडियन ओशन रीजन के डोमिनेंस के लिए एक ग्रेट एसेट होंगे। और दोस्तों, अनडाउटली 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स होने के बावजूद और टॉप 3 स्टेल्थ फाइटर्स बॉम्बर्स होने के कारण इंडिया भी एक दिन बॉम्बर्स की तरफ जरूर बढ़ सकता है। तो ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी से ही आईएएफ हिमालयन बॉर्डर पर चाइना के H-20 बॉम्बर के थ्रेट का मुकाबला कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।